बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी तैयारी। हमारे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं खास एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में, और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। वरुण से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और नमकीन बाजार में वरुण बेवरेजेस की एंट्री का प्लान भी। अनुराग शाह से समझेंगे सीडीएसएल ने क्या बनाया नया रिकॉर्ड। आशीष हमें बताएंगे रूस यूक्रेन जंग से ऑटो सेक्टर को झटका। लेकिन सबसे पहले आज का कारोबार कैसा रहा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने देखा रूस यूक्रेन में जारी जंग का असर एक बार फिर बाजार पर दिखा। निफ्टी 188 अंक गिरकर 16,606 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 778 अंक लुढ़क कर 55,468 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी गिरावट का दौर जारी रहा। 832 अंक गिरकर बैंक निफ्टी हुआ 35,372 के स्तर पर बंद। तो आज के गिरावट भरे बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही और कहां पर मजबूती के संकेत मिले, सीधे हमारे सहयोगी वरुण दुबे का रुख कर लेते। वरुण, लगातार 7वें दिन रूस यूक्रेन के इस टेंशन के बीच बाजार में भी गिरावट रही, आज एक्शन कैसा था? देखिए, एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार फिर से आज ट्रेड करने लौटे तो एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है उसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर देखने मिला। और हो भी क्यों ना, मंडे को हमारे मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मंडे और ट्यूसडे मिला के यूएस के मार्केट्स में करीब 700 साढ़े 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली। और वहीं से संकेत आ चुके थे कि भारतीय बाजारों में कमजोरी होगी, और कमजोर ही भारतीय बाजार खुले थे। और एक समय तो ऐसा था कि निफ्टी में 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली थी। लेकिन सेकेंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो आखिरी आधा पौने घंटे में मार्केट में निश्चित रूप से रिकवरी हुई, और इसके लिए जितनी गिरावट शुरुआत में देखने मिली थी उतनी गिरावट नहीं हुई। लेकिन फिर से एक बार लाल निशान में जो है वो भारतीय बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही देखने मिली। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ आई तो ऑटो काउंटर्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट थी। जो ऑटो नंबर्स कंपनियों ने दिए वो वैसे भी अनुमान से कमजोर थे, उसका इम्पैक्ट था, तो उसके चलते सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मारुति में इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा फार्मा काउंटर्स, डॉक्टर रेड्डीज में गिरावट थी। आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर जो थे उनमें अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। इसके अलावा कच्चे तेल में जिस तरह से उछाल देखने मिला उसका इम्पैक्ट एशियन पेंट जैसे काउंटर पे था जहाँ पे अच्छी खासी गिरावट थी। इनके अलावा इंटेग्रो एविएशन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, बंधन बैंक, गुजरात गैस जैसे काउंटर से जहाँ पे आज गिरावट देखने मिली। फोकस में थे प्राज और आईएक्स। हमारे चैनल पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई थी और इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी आज देखने मिली। वहीं कच्चे तेल में जो उछाल आया है उसका इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में देखने मिला। ऑयल इंडिया देखिए आज जम के खरीदारी इस काउंटर में देखने मिली, और सीडीएसएल में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेजी थी। वहीं टॉप गेनर्स की बात करें अगर आप निफ्टी में, तो आज कोल इंडिया ये टॉप गेनर बना हुआ था। इनफैक्ट माइनिंग काउंटर्स और साथ ही साथ स्टील मेटल काउंटर्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेजी यहीं देखने मिली। हिंडाल्को, कोल इंडिया, टाटा स्टील, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स बने हुए थे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि एचडीएफसी लाइफ में अच्छी खासी तेजी थी। यूपीएल में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इन स्टॉक्स के अलावा जो कमोडिटीज़ में तेजी देखने मिली है उसका इम्पैक्ट एमसीएक्स में था जहाँ पे आज भरपूर खरीदारी हुई है। जीएनएफसी, केईआई इंडस्ट्रीज, एजिस लॉजिस्टिक्स, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जहाँ पे खरीदारी देखने मिली। लेकिन मूड और माहौल अगर आप देखेंगे तो मार्केट का फिर एक नर्वस मूड और माहौल था। जाहिर सी बात है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है उसका सीधा असर जो है वो भारतीय बाजारों पे हो रहा है, और साथ ही साथ कमोडिटीज़ पे भी हो रहा है जहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फिलहाल बाजार पर जानकारी देने के लिए वरुण आपका धन्यवाद। सुदीप बंदोपाध्याय आज के हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, एक बार फिर से हमने देखा जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसका असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। क्या आप बाजार का रुख अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं, कीपिंग इन माइंड अभी तो एक्शन जारी है? जी बिल्कुल सही। और देखिए, इस बार जो रूस यूक्रेन जो युद्ध शुरू हुआ है उसका जैसे होता है नॉर्मली, एक बार बहुत बड़ा गिरावट आता है, फिर उसके बाद ग्रेजुअली रिकवरी। पर यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद एक जगह पे पॉज आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा और आगे मैटर प्रेसिपिटेट नहीं होगा। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, और अभी भी घमासान लड़ाई जारी है यूक्रेन के बहुत सारे शहरों में। और जैसे जैसे खबर आ रहे हैं तो मार्केट का डर बढ़ रहा है। जैसे सैंक्शन इंक्रीज किया जा रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज जो सैंक्शन बढ़ा रहे हैं, इसके चलते यूएसएसआर रशिया से जो मेटल्स आते हैं, जो ऑयल एंड गैस आता है, उस पर रोक लगाया जा रहा है। और ये सब का असर
ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे बहुत भयंकर आ रहा है। जैसे हमने देखा है कच्चा तेल का प्राइस बहुत बढ़ गया, गैस का प्राइस बहुत बढ़ गया, रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच रहा है। सारे मेटल्स वहां पे भी बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो ये सब जो स्थिति बन रहा है, ये निवेशकों के लिए या इक्विटी मार्केट के में जो एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है। और वही हम बाजार में देख रहे हैं। इंडियन मार्केट में भी बिकवाली देख रहे हैं, जबरदस्त एफआईआई का बिकवाली आ रहा है। और इसीलिए बैंकिंग काउंटर्स जहां पे कुछ अच्छा खासा मूवमेंट पिछले 2 महीने जैन फेब में देखने को मिला था, वहां पे जबरदस्त सेलिंग आया है। बाकी भी एफआईआई फेवरेट काउंटर्स में बिकवाली आ रहा है। और खरीदारी सिर्फ जो कच्चा गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मेटल्स हो गए, क्रूड के कंपनीज हैं, ये सारे क्षेत्र में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्थिति अगर ऐसा रहे या एस्केलेट फर्दर करे तो मार्केट में जो नेगेटिव मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। पर जैसे ही मार्केट में एक और ऐसा कोई खबर आएगा कि इस मुद्दे पे कोई हल निकल रहा है, युद्ध बंद हो रहा है या युद्ध में स्थिति आ रही है, तब मार्केट अचानक बहुत अच्छा टर्न ले सकता है पॉजिटिव मूड में। बिल्कुल सर, तो ये तो सुदीप जी की बाजार पर राय रही, उनसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी समझेंगे शो में आगे। लेकिन कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं दिन भर की। और एक खबर यह है कि सीडीएसएल देश में 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी बन गई है। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ है। अनुराग, किस फैक्टर का फायदा मिला है सीडीएसएल को? देखिए, देश के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी के आईपीओ की टाइमलाइन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बन रही है। लेकिन एलआईसी के आईपीओ की वजह से नए जो डीमेट अकाउंट है उसका जो लेवल है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। और अब देश में 9 करोड़ के करीब डीमेट अकाउंट का मार्क पहुंचने वाला है। और मात्र मौजूदा वित्त वर्ष में ही 3 करोड़ से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। और उसमें 2.25 करोड़ के करीब जो डीमेट अकाउंट है वो सीडीएसएल के साथ खुले हैं। तो ये काफी बड़ा बेंचमार्क है जो सीडीएसएल ने दर्ज किया है। जो औसतन अगर डीमेट अकाउंट की बात करूं तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हर महीने 23 लाख डीमेट अकाउंट खुल रहे थे। फिर नवंबर दिसंबर में 30 लाख प्रति महीने डीमेट अकाउंट खुल रहे थे। और जनवरी और फरवरी के अंदर 35 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खुले हैं। तो ये इसकी बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से एलआईसी के आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक 10% का रिजर्व कोटा है और वहां पर उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, तो एलआईसी के द्वारा भी देश भर के अंदर अपने जो दफ्तर है वहां पर कैंप लगाकर लोगों के डीमेट अकाउंट खोले गए पॉलिसी होल्डर्स के लिए। इसके अलावा जो फिनटेक कंपनियां हैं और जो बैंक्स हैं और अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज है उनके द्वारा भी जो है फ्री एएमसी से लेकर ब्रोकिंग के अंदर डिस्काउंट से लेकर ऐसे ऑफर्स दिए गए डीमेट अकाउंट के लिए। तो इन सब चीजों की वजह से जो डीमेट के अंदर ये काफी ज्यादा सर देखी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सीडीएसएल के डीमेट अकाउंट की तो 31 मार्च 2021 तक जो डीमेट अकाउंट की संख्या थी वो 3.25 करोड़ थी। 26 नवंबर तक ये 5 करोड़ हो गई और 28 फरवरी तक यानी फरवरी के अंत तक ये 6 करोड़ का जो आंकड़ा है सीडीएसएल ने पार कर लिया। यानी 3 महीने के अंदर ही सीडीएसएल के साथ 1 करोड़ नए डीमेट खाते जुड़े हैं। धन्यवाद अनुराग जानकारी के लिए। सुदीप सर, सीडीएसएल के लिए तो काफी पॉजिटिव खबर है ये, क्योंकि आज लगभग 3% का उछाल भी देखा गया है शेयर प्राइस में। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सीडीएसएल ने। और देखिए, बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतना स्मूथ कर दिया है प्रोसेस कि आम जनता के लिए भी अकाउंट खोलना आसान हो गया है। और जैसे आपके सहयोगी जिक्र कर रहे थे, ये एलआईसी का आईपीओ आने का संभावना को लेके बहुत एक्साइटमेंट था रिटेल निवेशकों के बीच में। और जैसे हम जानते हैं एलआईसी में जिन पॉलिसी होल्डर हैं उनके नंबर जो डीमैट अकाउंट होल्डर इंडिया में है उनसे बहुत ज्यादा है। तो एलआईसी के तरफ से और बाकी सबके तरफ से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सबके तरफ से ये कोशिश जारी है कि सारे जो एलआईसी में पॉलिसी होल्डर है उनका डीमैट अकाउंट खुलवाया जाए, क्योंकि उनको थोड़ा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिलने की संभावना है। और एलआईसी ने भी ये जिक्र किया है। तो ये इसका बेनिफिट सीडीएसएल ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और अच्छा खासा अकाउंट एडिशन किया। मार्केट ओवरऑल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये रिटेल निवेशक को मार्केट में पार्टिसिपेट करना, एलआईसी के आईपीओ के बाद भी रहना बहुत जरूरी है। और ये मार्केट हेल्थ ओवरऑल के लिए बहुत अच्छा है। अब सीडीएसएल के प्राइस के बारे में मैं ये जरूर बताऊंगा कि बहुत अच्छा, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा नतीजे भी अच्छे आए हैं। पर लेवल जो है, इस लेवल पे मैं निवेशक को खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर
कंपनी है। यहाँ पे एक लेवल तक ग्रोथ के बाद प्राइस का कंटिन्यूअस अप्रिसिएशन इसी रेट पे होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, तो सीबीएसएल पर ये रही सुदीप सर की राय। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग है उसके इम्पैक्ट की भी लगातार बात कर रहे हैं। तो इस जंग का ऑटो कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है इसकी वजह से। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी का रुख करे थे। आशीष, किस तरीके से, किन मायनों में ऑटो सेक्टर को बड़ा झटका है इस ऑनगोइंग रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से? देखिए, रशिया और यूक्रेन के विवाद से ऑटो कंपनीज को जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे भी इस सेक्टर को अगर आप देखें तो ऑलरेडी समस्या है कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। इसके चलते कंपनीज पूरी तरीके से उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अब ये शॉर्टेज और हो सकता है कि गहराती हुई नजर आए, क्योंकि इसके दो क्रिटिकल इक्विपमेंट जो हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सबसे पहला जो नियॉन गैस, जो कि यूक्रेन से आती है और काफ़ी बड़ा ग्लोबल शेयर रखता है। यूक्रेन अगर आप देखें तो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली नियॉन गैस का 70% जो है मार्केट शेयर होल्ड करता है। और पैलेडियम, जिसकी कीमतें ऑलरेडी स्काई रॉकेट हो गई हैं और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 25 से 30% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। दुनिया भर का 45% जो पैलेडियम है वो रशिया से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सप्लाई में जो है बड़ा असर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि स्वाभाविक है कि एक तो जो सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन है इसके ऊपर असर होगा, तो कंपनीज की अवेलेबिलिटी पर होगा। और जो फर्दर होगा तो वहां पर भी अगर आप देखें तो जो अवेलेबिलिटी होगी उसकी भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, यानी दोहरी मार जो है ऑटो कंपनीज को देखने को मिल सकती है। सुदीप सर, जैसा कि अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी आशीष ने भी बोला कि ऑटो सेक्टर पर एक काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से रहा है। क्या स्ट्रैटेजी अभी रखे फिलहाल इस करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ऑटो सेक्टर में? देखिए, जो अभी स्थिति बन रही है उसमें कुछ टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा स्थिति चलता रहा तो जरूर ऑटो कंपनीज के दिक्कतें आएंगी। पर अगर हम एज्यूम करें कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं और ये ऐसा स्थिति बहुत दिन भगवान ना करे चले, तो जरूर ऑटो कंपनीज में एक अच्छा खासा लेवल दिखने को मिल रहा है और वहां पे निवेशक लंबी अवधि के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। पर इससे भी बेहतर होगा, मेरी सलाह तो यही होगी कि आप ऑटो कंपोनेंट कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। और क्योंकि वहां पे ये दूसरा जो मुद्दा ऑटो इंडस्ट्री को प्लेग कर रहा है कि ईवी और नॉन ईवी, कि ईवी का बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो नॉन ईवी का बिजनेस कम हो जाएगा। कुछ ऑटो कंपनीज तैयार है, कुछ तैयार नहीं है, कुछ की तैयारी बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ का उतना आगे नहीं बढ़ा है। तो ये मुद्दों से अगर आपको दूर रहना है तो ईवी ऑटो कंपोनेंट कंपनी जैसे महिंद्रा सीआई या तो भरत फोर्ज, ऐसे जो कंपनी जिनका ग्लोबल बिजनेस है और जिनके लिए स्विच करना बिटवीन ईवी एंड नॉन ईवी कंपोनेंट बहुत इजी है, ऐसे कंपनीज पे ध्यान दीजिए। और ऑटो सेक्टर में प्ले करना है तो ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के जरिए प्ले करिए। तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं आज के एक्सपर्ट हमारे सुदीप बंदोपाध्याय। वहीं एक और खबर है वरुण बेवरेजेस से जुड़ी हुई। अब वरुण बेवरेजेस ने स्नैक्स मार्केट में एंट्री कर दी है। कंपनी ने पेप्सिको के लिए कुरकुरे पॉपकॉर्न बनाने का यहां पर फैसला लिया है। इससे अब वरुण बेवरेजेस को कितना फायदा होगा, हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, बताइए। देखिए, दरअसल पेप्सिको के जो ब्रांड है कुरकुरे, उसमें पॉपकॉर्न बनाने का काम जो है अब भारत में वरुण बेवरेजेस करने वाली है। और इसके लिए आपने देखा कि आज स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन एक्शन भी देखने मिला। देखिए, ये ओवरऑल मार्केट जो है स्नैक्स का, ये भारत में काफ़ी बड़ा है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट जो है सॉल्टी स्नैक्स का भारत में है। और पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो 11 से 12% के आसपास की लगातार बढ़ोतरी जो है वो इस पूरे स्पेस में देखने मिली है। और इस स्पेस में अब वरुण बेवरेजेस उतर रहा है। जाहिर सी बात है, कुरकुरे जो पेप्सिको का ब्रांड है उसकी अगर आप सालाना सेल्स देखें तो वो भी 1000 करोड़ के ऊपर की है। यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो वरुण बेवरेजेस के लिए खुल जाती है। हालांकि शुरुआत तो ये केवल पॉपकॉर्न से करने वाले हैं, लेकिन अगर और भी बाकी प्रोडक्ट्स कुरकुरे के बनाते हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बन सकती है। नो डाउट इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज प्लेयर ही करीब 40 से ज़्यादा है, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बड़ी स्पेस जो है वो वरुण बेवरेजेस के लिए खुल जाती है। अब वरुण बेवरेजेस को ही क्यों पेप्सी ने चुना? तो सर देखिए, भारत में पेप्सिको की जो बॉटलिंग करता है वो वरुण बेवरेजेस है। और दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो
सेकंड सबसे बड़ा बॉटलर है वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के लिए। भारत में करीब 27 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज में बॉटलिंग का काम जो है पेप्सिको के लिए वो वरुण बेवरेजेस करता है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये तमाम वो देश है जहाँ पे पेप्सिको की फ्रेंचाइजी जो है वो वरुण बेवरेजेस के पास है। तो जाहिर सी बात है बॉटलिंग के बाद अब दरअसल स्नैक्स के मार्केट में वरुण बेवरेजेस उतर रहा है। पेप्सिको के कुरकुरे पॉपकॉर्न जो है उसको वरुण बेवरेजेस मैन्युफैक्चर करेगा। अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है और इसी को मार्केट ने भी सेंस किया और इसके लिए इस खबर के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। सुदीप साहब, वरुण बेवरेजेस पर क्या रहेगी आपकी राय? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिजनेस कर रहा है। पेप्सिको का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और ये लॉजिकल है कि पेप्सिको के ही जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो एंटर करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों के लिए अच्छा बनता है। वरुण बेवरेज के लिए एक नया मार्केट खुलता है जो बहुत बड़ा मार्केट है। कंपटीशन है पर क्योंकि उनके लिए कैप्टिव पेप्सी का बिजनेस उनको मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट उनके लिए बन रहा है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। करंट माहौल में खरीदारी का मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि बहुत डिस्टर्ब मार्केट है, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर देख रहे हैं तो जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए वरुण बेवरेजेस में खरीदारी के मौके तलाश आप सकते हैं। ये रही वरुण बेवरेजेस पर राय। इस बीच एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एफआईआईज के आंकड़े एक बार फिर से भारी भरकम बिकवाली की तरफ इशारा करते हैं। और आपको बता दें जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एफआईआईज ने आज कैश मार्केट में 4,338 लगभग 4,338 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज ने आज की है 3,061 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश मार्केट में। को दिखाते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए बाजार में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ तो आईवी ऊपर है और नीचे में सपोर्ट बन रहे हैं, बट ओवरऑल ग्लोबल चिंताओं की वजह से बाजार में ऊपर के लेवल टिक नहीं पा रहे। तो हमारा कहने की मानना है कि बाजार में अपसाइड लिमिटेड है और डाउन साइड के सपोर्ट वापिस टेस्ट होने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एक तेजी की तरफ और एक मंदी की तरफ के ट्रेड पे फोकस करेंगे। तो पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे टाइटन। ये काउंटर कंपैरेटिवली लो बीटा है और प्राइस सेटअप काफी अच्छा बना है और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर है यहाँ पे लगभग 2700 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो टाइटन का 2600 का कॉल लेने की सलाह रहेगी जो लगभग 84 के आसपास बंद हुआ है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे लगभग आपको 125 रुपए तक के टारगेट इस 2600 की कॉल में बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरा ट्रेड नेगेटिव बायस में रहेगा, वो रहेगा डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी और सारे फार्मा काउंटर नेगेटिव है और सब में सेलिंग प्रेशर बना है, शॉर्ट के बिल्टअप है, कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो डॉक्टर रेड्डी में कहीं ना कहीं नीचे में 3500 की तरफ डिक्लाइन बन सकता है। इसके लिए 3700 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 100 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और आपको लगभग यहाँ पे 150 रुपए तक के टारगेट इस पुट में हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद चंदन जी। आप कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई निवेशकों को। आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शकों को आगे बढ़ते हैं और अब सुदीप सर आपका हम रुख कर रहे हैं और समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिहाज से कौन सा स्टॉक आज आप बताने वाले हैं। देखिए, दो स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा और दोनों अपस्ट्रीम कंपनी है। जो आज का माहौल है उससे बहुत उसके साथ बहुत कनेक्शन है इसका। ऑयल इंडिया पहला स्टॉक है और यहाँ पे हम 300 रुपया तक का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और असम, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में जो इनका प्रोडक्शन लाइव होने वाला है, इससे इनका ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगा। और जैसे हम जानते हैं कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है, पर ये जियोपॉलिटिकल जब प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएगा तो भी उम्मीद यही है, सारे एक्सपर्ट्स का उम्मीद यह है कि ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ऑयल मैन्युफैक्चरर, ऑयल प्रोड्यूसर्स को मिलेगा, ऑयल इंडिया को भी फायदा मिलेगा। और जो हमारे इंडिया स्पेसिफिक जो इशू है, जो कि सब्सिडी बर्डन शेयरिंग की बात आती है, लगता है कि ऑयल प्राइस इतना ऊपर है, इसीलिए ये अपस्ट्रीम कंपनीज को ज्यादा शेयर करना नहीं पड़ेगा और जो सब्सिडी बर्डन, और ये अगर ऐसा स्थिति रहता है तो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। रिलेटिवली वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है
और यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा कंपनी जिसका मैं जिक्र करूंगा वो भी इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है ONGC, और यहाँ पे हम लोग 225 रुपया का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑयल के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूं, और जैसे हमने जिक्र किया कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जब स्टेबलाइज हो जाएगा उसके बाद भी FY23 में ऑयल प्राइस एलिवेटेड रहेगा, बेनिफिट जरूर ONGC को मिलेगा और ज्यादा सब्सिडी बर्डन शेयर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हो रहा है। पिछले 4-5 साल से ONGC का सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और इस साल K98/2 जो फील्ड है उसका प्रोडक्शन लाइव हो रहा है। मुंबई हाई जो बॉम्बे हाई बोलते हैं उसको, उसका रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है, उससे भी इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन ग्रोथ इसका कैपेसिटी बढ़ाएगा और रेवेन्यू अर्निंग्स का बढ़ जाएगा। तीसरी बात है, केपेक्स लेके बहुत शंका था और लगता है इस साल उनका केपेक्स उतना ज्यादा नहीं होगा, जो कि मार्जिन के लिए और रेवेन्यू के लिए अच्छा होगा। ओवरऑल इस यहाँ पे भी प्राइस अट्रैक्टिव है और यहाँ पे भी निवेशक खरीदारी कर सकते हैं 1 साल का नजरिया रख के 225 का टारगेट से। जी, तो सुदीप बंदोपाध्याय की राय लॉन्ग टर्म के लिए ONGC और साथ ही में ऑयल इंडिया में खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सुदीप सर, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।